नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम पारसनाथ है। तो चलिए अब यह कहानी पारसनाथ जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पारसनाथ है। मैं यूपी के गाजीपुर जिले का रहने वाला हूं, लेकिन पिछले कई सालों से मैं पंजाब में रहकर ट्रक चलाता हूं। ट्रक चलाने का काम मैं कोई शौक से नहीं करता, बल्कि यह काम मेरे लिए मजबूरी बन गया है। पेट पालने का एक तरीका है। अब जिस कहानी को मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वह कोई झूठ या मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। यह मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है जो आज भी जब मैं याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। यह किस्सा उस समय का है जब मुझे पहली बार बंटी नाम के एक नए लड़के को साथ लेकर लंबा सफर तय करना पड़ा था। वो सफर नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था और शायद आज तक का सबसे खौफनाक सफर था। बात करीब 5 साल पुरानी है। मैं उन दिनों लुधियाना में एक फर्नीचर डीलर के लिए ट्रक चलाया करता था। एक दिन मालिक ने बुलाया और कहा, परस भाई, इस बार तुम्हें लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। माल लोड है उधमपुर के लिए, बॉर्डर तक का काम है, स्पेशल ऑर्डर है, देरी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है मालिक, बस किसी समझदार खलासी को साथ भेज देना। वो बोला, इस बार नया लड़का है, नाम है बंटी, सीखेगा तेरे साथ। अब नया लड़का, लंबा सफर और भारी माल। थोड़ा टेंशन तो था, लेकिन क्या कर सकते थे। बंटी पहली बार आया था, दुबला पतला, रंग सावला, उम्र रही होगी कोई 22-23 साल। बोला, भैया डरिए मत, मैं एकदम फिट हूं, जो कहोगे वही करूंगा। मैंने मुस्कुरा के कहा, फिट तो तू लग रहा है, लेकिन इस सफर के बाद असली हाल पता चलेगा। उस दिन सुबह 7 बजे हमने ट्रक में माल लोड करवाया। भारी लकड़ी के फर्नीचर के सामान थे, कुछ शीशे भी लगे थे उनमें। मालिक ने कई बार कहा, भैया ध्यान रखना, शीशे टूटे तो नुकसान भारी होगा। मैंने कहा, ठीक है, जैसे अपने घर का सामान हो। ट्रक में लोडिंग के बाद मैं घर गया, बीवी से टिफिन लिया। वो बोली, आज लंबा सफर है ना, कुछ मीठा भी रख दिया है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, आज अमावस है और आज की रात बहुत भारी होती है। मैं हंस के बोला, अरे भगवान, तू भी ना, ट्रक चला रहा हूं, भूत नहीं पकड़ने जा रहा। वो बोली, मैं गांव की बेटी हूं, शहर में रह रही हूं, लेकिन कुछ बातें नहीं भूली। आज रात कहीं भी अनजान जगह किसी को लिफ्ट मत देना और ना ही किसी की मदद करने के चक्कर में मत पड़ जाना। अमावस की रात को जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। मैंने कहा, ठीक है, अब टिफिन दो और मुझे निकलने दो। शाम के 6 बजे हम लुधियाना से रवाना हो गए। मैं ड्राइविंग सीट पर था, बंटी मेरे बगल में बैठा था। सर्दी बहुत थी, कोहरा छा रहा था। मैं गियर बदले जा रहा था और बंटी बार बार बोलता, भैया स्टीयरिंग मुझे भी थमा दो ना थोड़ा। मैं हंसते हुए बोला, पहले 500 किलोमीटर तक सिर्फ देखो, समझो, फिर हाथ लगाना। शुरुआत में सब सही था। रात होते होते हम काफी दूर निकल आए थे। हाईवे पर भीड़ नहीं थी, ट्रक की लाइट और हमारे बीच सन्नाटा। बंटी पीछे की सीट पर लेटा हुआ था। मैं रेडियो पर पुराने गाने सुनते हुए ट्रक चला रहा था। बीवी का दिया टिफिन अभी भी वैसे का वैसा ही रखा हुआ था, क्योंकि सफर में भूख कम लगती है, लेकिन मन शांत था। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि जिस रात को मैंने हल्के में लिया था वही रात मेरे लिए डरावनी कब्रगाह बन जाएगी। रात के करीब 11 बजे का वक्त रहा होगा। हम लोग अब तक करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। सड़क एकदम खाली थी और ट्रक बस अपनी रफ्तार से भागा जा रहा था। बंटी अब तक चुपचाप बैठा हुआ था, कभी बाहर देखता, कभी मुझसे कुछ पूछ लेता। भैया नींद नहीं आती आपको? मैं हंसते हुए बोला, ड्राइवर की नींद तो गियर बॉक्स में बंद रहती है, खाली तब निकलती है जब ट्रक बंद होता है। वो बोला, मतलब जब तक ट्रक चलेगा आप जगे रहेंगे? मैंने कहा, हाँ, और जब मैं सो जाऊंगा समझ लेना ट्रक भी सो जाएगा, और शायद फिर हमेशा के लिए। बंटी मेरी बात सुनकर हंसा नहीं, बल्कि चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, भैया ये जो रास्ता है ना, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको? मैंने उसकी तरफ देखा। क्यों? तू पहली बार लंबा सफर कर रहा है, इसलिए सब नया लग रहा है।
ये पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है, रात में सुनसान ही रहता है। वो बोला, नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई देख रहा हो। मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, देखने दे, अगर कोई देख रहा है तो उसका भी टाइम खराब होगा जो हम जैसे दो थके हुए ट्रक वालों को देख रहा है। लेकिन सच कहूं तो बंटी की बात मेरे भी दिल में कहीं ना कहीं चुभ गई थी। कभी कभी ना रात के सन्नाटे में कोई चीज सीधे दिल को लगती है, जैसे हवा चल रही हो लेकिन वो हवा नहीं, कोई फुसफुसा रहा हो। अब रास्ता धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले तो हाईवे था, अब एक सिंगल लेन सड़क पर उतरना था जो बीच से किसी बाईपास की तरह जाती थी। मैं जीपीएस पर देख रहा था और उसके मुताबिक यह शॉर्टकट था, लेकिन जैसे ही हमने उस रास्ते में एंट्री ली, सामने एक टूटी हुई पट्टी लगी थी, जैसे पहले यह रास्ता बंद था, फिर किसी ने जबरदस्ती खोल लिया हो। मैंने ट्रक की स्पीड कम की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। इधर उधर देखा, कोई बोर्ड नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, और सबसे अजीब बात, कोई आवाज नहीं। पेड़ दोनों तरफ ऐसे खड़े थे जैसे किसी पुराने किले के दरबान हों जो हमें घूर रहे हों। बंटी अब बिल्कुल चुप हो गया था। मैंने मस्ती के मूड में कहा, क्यों बे बंटी, डर तो नहीं लग रहा? वो बोला, भैया मैं तो पहले से कह रहा था ये रास्ता अजीब है। आपको नहीं लग रहा जैसे हम किसी गलत जगह पर आ गए हैं? मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, गलत जगह वो होती है जहां से लौटने का मन करे। अभी तो ट्रक सीधा जा रहा है, कोई चिंता नहीं। पर मेरे दिल में भी अब थोड़ी बेचैनी होने लगी थी। वो जीपीएस बार बार सिग्नल खो दे रहा था। मोबाइल नेटवर्क भी कभी आता कभी चला जाता। मैंने रेडियो ऑन किया, खाली सन्नाटा, जैसे कोई स्टैटिक नॉइज, फिर आवाज बंद। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें पेड़ों की सरसराहट भी चीख जैसी लग रही थी। फिर सामने हमें एक टूटा फूटा ढाबा दिखाई दिया, बिल्कुल वीरान, लेकिन उसकी छत पर एक हल्की सी ट्यूबलाइट जल रही थी जो हर 2 सेकंड में झपक रही थी। मैंने ट्रक वहीं रोका। बंटी बोला, भैया कुछ खा लें? मैंने कहा, खाना तो टिफिन में है, लेकिन देख लेते हैं कोई चाय वगैरह मिल जाए। हम दोनों ट्रक से उतरे, लेकिन जैसे ही हमने ढाबे के पास कदम रखा, मैं ठिठक गया। ढाबे के बाहर बैठने वाली कुर्सियां उलटी पड़ी थीं। एक पुराना तंदूर था, ठंडा, और चूल्हा भी बुझा हुआ था, लेकिन किसी ने हाल ही में वहां पोंछा मारा था। बंटी धीमे से बोला, भैया यहां कोई अभी अभी था? मैंने सिर हिलाया, हाँ, पर अब नहीं है। हमने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं। फिर बंटी ने मेरी कमीज खींची और धीमे से बोला, भैया ट्रक का हॉर्न अपने आप बजाना। मैं पलट कर देखा, ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन हेडलाइट अपने आप ऑन हो गई थी और एक हल्का सा हॉर्न बजा था, बस एक बीप जैसा। मैं दौड़कर ट्रक की तरफ गया, लेकिन सब बंद था। चाबी भी वैसे ही लगी थी। बंटी भी पीछे पीछे भागा आया। मैंने उसे देखा, तू बैठ अंदर, मैं नहीं चाहता रात के इस टाइम कोई मजाक हो। वो चुपचाप सीट पर बैठ गया। मैं भी बैठा और ट्रक स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ट्रक ने चाल पकड़ी, पीछे से वो ढाबे वाली ट्यूबलाइट एक बार जोर से चमकी और फिर हमेशा के लिए बुझ गई। मैंने कोई बात नहीं की, ना बंटी ने, दोनों चुप। अब माहौल कुछ और ही होने लगा था। हम ढाबे से निकलकर फिर उसी तंग अकेली सड़क पर चल पड़े थे। सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया था। अब ट्रक की हेडलाइट्स के अलावा चारों तरफ कोई रोशनी नहीं थी, और सच कहूं तो अब ट्रक की लाइटें भी मुझे डराने लगी थीं, क्योंकि वो जब जमीन पर पड़ती तो हर पेड़ की परछाई लंबी होकर सड़क के बीचों बीच तक आ जाती थी। बंटी अब पूरी तरह चुप था। उसने खुद को कंबल में लपेट लिया था और खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो। मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अब मुझे भी लगने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। ट्रक अब बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा था, जैसे उसे भी अंदाजा हो गया हो कि कोई गड़बड़ है। रात के करीब 2 बजने वाले थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वक्त थम गया हो। और तभी हुआ कुछ ऐसा जो मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। सामने एक बोर्ड दिखाई दिया, शिव ढाबा 500 मीटर। मैं चौंक गया, क्योंकि ठीक यही बोर्ड मैंने करीब 1 घंटे पहले देखा था, जब हम उस सुनसान ढाबे के पास पहुंचे थे। मैंने ब्रेक मारा और धीरे से बंटी से पूछा, अबे बंटी, ये बोर्ड देखा है तूने पहले कहीं? वो मेरी तरफ देखने लगा, फिर खिड़की के बाहर झांक के बोला, भैया ये तो वही जगह लग रही है जहां हम पहले थे। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर उतर के देखा। हाँ, वही ढाबा, वही ट्यूबलाइट जो अब बुझी पड़ी थी, वही उलटी कुर्सियां, वही बुझा तंदूर। हम उसी जगह दोबारा आ गए थे, लेकिन जीपीएस कुछ और ही दिखा रहा था।
एक सीधा रास्ता, जैसे हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये हो क्या रहा है, मैंने खुद से पूछा। मैंने फिर से जीपीएस बंद किया, मोबाइल ऑफ किया, 2 मिनट आंखें बंद की, फिर ट्रक चालू किया और सोच लिया, बस अब किसी से कुछ नहीं पूछना, सीधा चलते रहो। बंटी धीरे से बोला, भैया लगता है हम कहीं फंस गए हैं। ये रास्ता सीधा नहीं है, ये हमें घुमा रहा है। उसकी बात सुनकर मुझे पसीना आ गया। बाहर ठंड थी, लेकिन मेरे माथे से पसीना बह रहा था। कभी कभी इंसान को लगता है कि वो सड़क पर चल रहा है, लेकिन असल में वो किसी और की मर्जी से चल रहा होता है। हमने दोबारा ट्रक चलाया, एक बार फिर वही रास्ता, वही मोड़, वही वीरान बोर्ड। तीसरी बार जब वही ढाबा सामने आया तो अब बंटी खुद ही बोल पड़ा, भैया ट्रक रोको। मैंने गाड़ी एक झटके में रोकी। बंटी नीचे उतरा और चिल्ला के बोला, कौन है रे, सामने आ। उसकी आवाज पेड़ पौधों के बीच गूंज गई और फिर जैसे सब शांत हो गया। एकदम सन्नाटा, ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी तेज लगने लगी। बंटी वापस आकर चुपचाप बैठ गया। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया, लेकिन अब मैं समझ गया था, हम कोई आम रास्ते पर नहीं थे। ये कोई ऐसा रास्ता था जहां शायद कोई और चाहता था कि हम बार बार लौटते रहें। शायद कुछ अधूरा था जो बार बार हमें उसी जगह खींच के ला रहा था। हम फिर से चले, इस बार कुछ सोचकर। मैंने रेडियो ऑन किया और हनुमान चालीसा की रिकॉर्डिंग चला दी। मेरी बीवी हमेशा ट्रक में ये ऑडियो दे देती थी, बुरे वक्त में काम आएगा कहकर। बंटी ने कहा, भैया ये अच्छा किया आपने। हम दोनों चुपचाप थे, बस रेडियो पर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गूंज रहा था। और आपको क्या बताऊं दोस्तों, जैसे ही चौथी बार हम उस ढाबे के पास से गुजरे, वो पूरी जगह गायब थी। ना बोर्ड, ना ट्यूबलाइट, ना कुर्सी, कुछ भी नहीं, जैसे वो ढाबा कभी था ही नहीं। मैंने बंटी की तरफ देखा और बंटी मेरी तरफ। इस बार हम दोनों ने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक की रफ्तार थोड़ी तेज कर दी। जैसे ही वो झूठा ढाबा हमारी आंखों से ओझल हुआ, ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य दीवार को पार कर लिया हो। अब सड़क थोड़ी खुली सी लग रही थी और कोहरा भी धीरे धीरे हल्का होने लगा था। मैंने राहत की सांस ली। बंटी ने मेरी तरफ देखा, फिर बोला, भैया अब तो ठीक लग रहा है ना। मैंने कहा, हाँ, लेकिन आज जो देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हमने कोई जवाब नहीं दिया उस ढाबे के रहस्य का। कभी कभी इंसान को जवाबों की जरूरत नहीं होती, बस रास्ता चाहिए, और हमने वही किया। करीब 20 मिनट और चले होंगे कि सामने कुछ घरों की झलक दिखाई दी। बंटी थोड़ा सा सीधा होकर बोला, भैया लगता है कोई गांव है। मैंने ट्रक की स्पीड धीमी की। सच कहूं तो अब किसी भी नई चीज पर भरोसा नहीं रहा था। जैसे जैसे गांव पास आने लगा, अजीब बात यह थी कि वहां एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। ना कोई कुत्ता, ना कोई मवेशी, ना कोई खिड़की से झांकती आंखें। बस घर थे, एकदम खामोश। ट्रक की हेडलाइट जब किसी घर की दीवार पर पड़ती तो वहां की परछाइयां दीवारों पर ऐसे दौड़ती जैसे कोई भाग रहा हो, लेकिन जब ध्यान से देखते तो कुछ नहीं होता। बंटी धीमे से बोला, भैया थोड़ा रुक लें क्या, पेट में बहुत दर्द हो रहा है और भूख भी लग रही है। मैंने ट्रक को गांव के बीच एक खाली चौक के पास रोका। वो जगह खुली थी, सड़क के दोनों तरफ घर थे और बीच में एक पुराना सा हैंडपंप लगा था। मैंने कहा, चल यहीं रुक जाते हैं कुछ देर, तू हाथ मुंह धो ले, मैं टिफिन निकालता हूं। बंटी नीचे उतरा, मैं भी ट्रक से उतरा और ट्रक के पीछे की तरफ जाकर टिफिन निकालने लगा। ठंडी हवा चल रही थी और वो हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी, जैसे गांव के अंदर कोई जमी हुई चीज सांस ले रही हो। मैंने सीट के ऊपर से टिफिन उठाया और ट्रक के बोनट पर रखकर खोलने लगा। बंटी हाथ मुंह धोकर लौट आया। मैंने कहा, बैठ यहीं खाते हैं। जैसे ही टिफिन खुला, उसमें से निकली खीर की खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। बंटी ने कहा, भैया आपकी घरवाली तो माशा अल्लाह बढ़िया हाथ की हैं। मैं मुस्कुरा दिया। हम दोनों खाना खाने लगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी रूह कांप उठी। सड़क के उस पार एक घर की छत पर कुछ हिला। मैंने आंखें मलकर देखा, शायद कोई परछाई थी, शायद कोई कपड़ा। बंटी ने भी देखा और हल्की आवाज में बोला, भैया कोई है उधर। मैंने कहा, हो सकता है कोई झोपड़ी हो, चल हवा को न ध्यान दे। हमने फिर खाने में ध्यान लगाया, लेकिन अब मन उतना नहीं लग रहा था। मैंने खीर का एक निवाला मुंह में डाला ही था कि फिर से कुछ सरसराने की आवाज आई, जैसे कोई छत से नीचे कूदा हो। अब बंटी थोड़ा डर गया, बोला, भैया मैं तो कहता हूं खाना बाद में खा लेंगे, पहले यहां से निकलते हैं।
मैंने कहा, ठीक है, खाना पैक कर लें। हम दोनों ने जल्दी जल्दी टिफिन समेटा और ट्रक में बैठ गए। ट्रक स्टार्ट हुआ और जैसे ही मैंने क्लच दबाया, ट्रक के ठीक सामने हेडलाइट के दायरे में एक आदमी खड़ा दिखा। सफेद कुर्ता, गमछा कंधे पर, सिर झुका हुआ। बंटी चिल्ला पड़ा, भैया ब्रेक ब्रेक। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन जब ध्यान से देखा, कोई नहीं था। हेडलाइट के ठीक बीच में कोई नहीं था, खाली सड़क थी। बंटी कांप रहा था। मैंने उसे देखा, उसकी आंखें खुली की खुली थीं। मैंने कहा, कुछ नहीं है, कोई नहीं था, तू बैठ, मैं चलाता हूं। लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। हमने ट्रक फिर से चलाया। अब गांव का आखिरी हिस्सा आ रहा था। सामने एक मंदिर दिखा, टूटा फूटा सा, लेकिन उसके ऊपर एक दिया जल रहा था। बंटी बोला, भैया चलो वहां 2 मिनट रुक जाते हैं। मैंने गाड़ी रोक दी। हम दोनों उतरे और मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर हाथ जोड़े। उस वक्त मेरे मन में सिर्फ एक बात थी, कहीं कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कोई तो ताकत है जो हमें बचा रही है। मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक बड़ा सा पत्थर था जिसके ऊपर सिंदूर चढ़ा था। बगल में एक घंटी लटकी थी। मैंने झुककर प्रणाम किया और धीमे से कहा, हे जो कोई भी है, हमें सही रास्ता दिखा दे। बंटी ने भी आंखें बंद की। दोनों चुपचाप लौटे, ट्रक में बैठे और अब बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगे। पर जैसे जैसे ट्रक गांव से बाहर निकलने लगा, पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, रुक जा, अभी सब खत्म नहीं हुआ। मैंने कुछ नहीं कहा। बंटी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब दोनों को समझ आ गया था, यह सिर्फ रास्ता नहीं था, यह किसी अधूरी कहानी की शुरुआत थी। हम गांव की सीमा पार कर चुके थे। ट्रक अब फिर से खुले रास्ते पर आ चुका था, लेकिन खुला रास्ता होने के बावजूद भी मन में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे कोई नाम दिखता नहीं, लेकिन आसपास मौजूद है। बंटी अब बिल्कुल शांत बैठा था। उसका चेहरा देखकर लग रहा था कि जैसे वो कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत में कोई बुरा सपना जी चुका है। मैंने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसमें सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। 1-2 बटन दबाए, स्टेशन बदला, फिर भी कुछ नहीं। मोबाइल निकाला, टाइम देखा, 3:12। नेटवर्क गायब था। ये कौन सी जगह है जहां न रेडियो चलता है न मोबाइल? मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। बंटी कुछ नहीं बोला, बस बाहर ताकता रहा, जैसे कोई चीज ढूंढ रहा हो। मैंने कहा, सब ठीक है ना? वो धीरे से बोला, भैया आपने भी सुनी थी वो आवाज? मैंने कुछ पल चुप रहकर कहा, हाँ सुनी थी। कोई पीछे से कुछ बोल रहा था, लेकिन अब वो बात यहीं खत्म होनी चाहिए, पर मन मानने को तैयार नहीं था। हम दोनों फिर से चुप हो गए। ट्रक अब एक संकरी सड़क पर आ गया था। एक तरफ खेत, दूसरी तरफ छोटे छोटे पेड़ और बीच में से बल खाती हुई सड़क। सड़क के दोनों तरफ धुंध ने ऐसा घेरा बना रखा था जैसे किसी ने ट्रक के चारों तरफ सफेद चादर टांग दी हो। हेडलाइट की रोशनी 10 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा पा रही थी और तभी ट्रक के अंदर कुछ हलचल हुई। मैंने रियर व्यू मिरर से देखा। ट्रक के पीछे वाले हिस्से में रखे सामान के बीच कुछ हिलता हुआ सा दिखा, पर ट्रक का पिछला हिस्सा पूरी तरह पैक था। बीच में कोई जगह नहीं थी। मैंने बंटी से कहा, पीछे कुछ गिरा क्या? बंटी पीछे झांक कर देखने लगा, फिर बोला, नहीं भैया, सब वैसा का वैसा रखा है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरी नजरें अब बार बार उस शीशे पर जाने लगीं जो केबिन और ट्रक के बॉडी के बीच लगा था। अभी तक कुछ साफ नहीं दिखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उस शीशे के दूसरी तरफ खड़ी हो। मैंने खुद को समझाया, थक गए हैं, नींद भी नहीं ली, भ्रम हो रहा होगा। ट्रक चलते चलते एक जगह हल्का झटका खाने लगा, जैसे पहियों के नीचे कुछ फंसा हो। मैंने गाड़ी रोकी और नीचे उतरा। चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था। टायरों के नीचे भी सब ठीक, पर फिर ध्यान गया ट्रक की बॉडी की तरफ। पीछे की ओर जो दरवाजे होते हैं, उनमें से एक का लॉक थोड़ा सा हिला हुआ था। मुझे याद है, लुधियाना से चलते वक्त सब लॉक मैंने खुद हाथ से चेक किया था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा। मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर झांक कर देखा। लकड़ी के सोफे, कांच के फ्रेम, गद्दे, सब वैसा का वैसा, पर एक चीज अजीब लगी। एक कोने में बंधा हुआ सिंगल कुर्सी का टुकड़ा अब बीच में पड़ा था, जैसे किसी ने उसे खींचा हो। मैंने फिर से दरवाजा बंद किया और वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बंटी अब भी कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इस बार जैसे ही गाड़ी चली, पीछे की खिड़की के पार कुछ हल्की सी हलचल दिखी।
मैंने झांक कर देखा। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई लंबा सा साया वहां से गुजरा हो। अब मेरे हाथ पसीने से भीगने लगे थे। बंटी ने कांपती आवाज में कहा, भैया, आपके बीवी ने कोई हनुमान जी की तस्वीर या कुछ दिया है क्या ट्रक में? मैंने तुरंत डैशबोर्ड खोला। बीवी ने एक लाल कपड़े में लपेट कर दिया था, एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति और सिंदूर की पुड़िया। मैंने वो पुड़िया निकाली और हनुमान जी की मूर्ति को डैशबोर्ड पर रखकर आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे अंदर कुछ शांति सी महसूस हुई, लेकिन मन अब भी कह रहा था, कुछ है जो हमारे साथ है और जब तक वो चाहेगा हमें चैन नहीं लेने देगा। करीब रात के 4 बज रहे थे। ट्रक अब एक पुराने कच्चे रास्ते पर बढ़ रहा था। हम गांव की सीमाओं से बाहर निकल चुके थे, लेकिन मन के अंदर जो खिंचाव था वो अब भी जस का तस बना हुआ था। बंटी अब केबिन की सीट पर टेढ़ा होकर बैठे बैठे ऊँघने लगा था, लेकिन मैं जानता था वो सो नहीं रहा, बस आंखें बंद करके डर से भाग रहा है। मुझे खुद लग रहा था कि ट्रक अब अकेला नहीं चल रहा, जैसे उसमें हमारे अलावा कोई तीसरा भी है जो कुछ बोलता नहीं, बस देख रहा है बहुत गौर से। सामने एक टूटा फूटा पुराना पुल आया। वो पुल इतना संकरा था कि ट्रक को एकदम धीरे करके पार करना जरूरी था। पुल के दोनों तरफ लोहे की जंग खाई रेलिंग थी, जिन पर टार की पुरानी बत्ती लटकी हुई थी जो हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। मैंने ट्रक की स्पीड और कम कर दी और फिर मेरी नजर सामने पड़ी। पुल के एक कोने पर कोई औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, सिर झुका हुआ और हाथ में एक छोटा सा कपड़ा जैसे कोई पोटली पकड़े हुए। मैंने ब्रेक मारा। बंटी की आंख खुल गई। उसने भी देखा। भैया, कोई खड़ा है सामने। मैंने गर्दन हिलाई, लेकिन मेरी नजरें उस औरत से हटी ही नहीं। मैं ट्रक से नहीं उतरा, बस धीरे से शीशा नीचे किया और थोड़ी आवाज में बोला, बहन जी, कुछ चाहिए क्या? उसने सिर उठाया, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में था, साफ नहीं दिखा। उसने बस इतना कहा, भैया, मेरी ससुराल पास में है, बस थोड़ी देर की सवारी चाहिए। रास्ता बहुत सुनसान है। अब दिल दिमाग से लड़ने लगा। बीवी की वो बात याद आई, अमावस की रात है, कोई भी लिफ्ट मांगे तो मना कर देना। पर सामने खड़ी औरत का लहजा इतना मासूम था कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने बंटी की तरफ देखा। बंटी सिर झुका के बोला, भैया, आप जैसे ठीक समझें। मैंने उससे पूछा, आप कहां तक जाएंगी? वो बोली, बस 3 किलोमीटर आगे, जहां एक पीपल का पेड़ है, उसके पास से दाहिने मुड़ते ही मेरा गांव है। अब मैंने खुद को एक बार फिर समझाया, अगर वो इंसान है और सचमुच कोई जरूरतमंद है तो मना करना पाप होगा। मैंने कहा, ठीक है, पीछे बैठ जाइए। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से ट्रक के पीछे की तरफ चली गई। मैंने मिरर में देखा, वो छड़ी, फिर सन्नाटा। दरवाजा बंद होने की भी कोई आवाज नहीं आई। ट्रक स्टार्ट किया। अब जैसे ही ट्रक चला, ट्रक के अंदर की हवा बदल गई। पीछे से हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आने लगी, जैसे कोई बैठा हो और कपड़े से पैर ढकते वक्त हल्का सरकाव होता है। मैंने बंटी की तरफ देखा। उसका चेहरा फिर से उतरा हुआ था। मैंने धीमे से पूछा, तू ठीक है ना? उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि कुछ गड़बड़ है। हम करीब 1 किलोमीटर चले होंगे, तभी बंटी बोला, भैया, आप गाड़ी रोकिए। मैं चौंका। क्यों? वो बोला, मुझे उतरना है, बस 1 मिनट के लिए। मैंने ट्रक रोका। बंटी दरवाजा खोलकर नीचे उतरा, लेकिन पीछे की तरफ नहीं गया, बस सड़क के किनारे खड़ा होकर गहरी सांसें लेने लगा। मैंने उसका पीछा नहीं किया। फिर मेरी नजर मिरर पर गई, जहां से पीछे का हिस्सा दिखता है, और अब वहां कोई नहीं था। ट्रक में पीछे कोई नहीं बैठा था। मैंने तुरंत नीचे उतरकर ट्रक का पिछला दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था, ना कोई आवाज, ना कोई साया, बस लकड़ी और शीशे के बीच वही खामोशी। मैं बंटी के पास गया। तूने देखा वो औरत कहां गई? बंटी मेरी आंखों में देखकर बोला, भैया, जब वो चढ़ी तब भी मैंने देखा था, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैंने बंटी की बात सुनी तो एक पल के लिए मेरी सांस ही रुक गई। उसने जो कहा, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, यह सुनकर एक अजीब सा सन्नाटा मेरे कानों में गूंजने लगा। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, बंटी, ट्रक में चल, यहां रुकना ठीक नहीं। बंटी सिर झुकाकर चुपचाप केबिन में आ गया। उसकी चाल में अब वही आत्मविश्वास नहीं था, वो अब सच में डर गया था। मैंने ट्रक फिर से स्टार्ट किया। अब हम फिर से उस पुराने अकेले रास्ते पर चल पड़े।
पर अब माहौल में कुछ बदल चुका था। अब डर बाहर नहीं, ट्रक के अंदर था। करीब 10 मिनट ही चले होंगे कि सामने एक छोटी सी जगह आई। सड़क थोड़ी चौड़ी हुई थी और बीचों बीच एक नीम का पेड़ खड़ा था। मैंने देखा, उस पेड़ के नीचे एक छोटा बच्चा बैठा था। मैंने आंखें मली, फिर दोबारा देखा। हाँ, सच में एक बच्चा था। उम्र होगी मुश्किल से 5 या 6 साल। सिर झुका हुआ था और उसके हाथ में कोई खिलौना जैसा कुछ था। मैंने ट्रक धीमा किया। बंटी घबरा गया। भैया, अब रुकिए मत, ये तो साफ साफ कुछ है, इंसान नहीं। मैंने कहा, तू बैठ, मैं दूर से ही बात करता हूं। मैंने ट्रक की हेडलाइट उस बच्चे पर फोकस की। वो अब भी सिर झुकाए बैठा था। मैंने खिड़की खोलकर आवाज लगाई, ए बच्चा, क्या कर रहा है यहां? कोई जवाब नहीं। मैंने फिर से कहा, तू कौन है? घर कहां है तेरा? इस बार उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम सूजी हुई थीं और चेहरा जैसे कई दिन से रोने के बाद सूख गया हो। धीमी आवाज में बोला, मेरी मम्मी वहीं थी, उस पुल के पास। मेरे दिल में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। बंटी अब मेरी कमीज खींचकर धीरे से बोला, भैया, ये वही है, उस औरत का बेटा। मैंने पूछा, बेटा, तू यहां क्या कर रहा है? वो बोला, मैं उनके साथ आ रहा था, लेकिन ट्रक में नहीं चढ़ पाया। अब आप मुझे वहां ले चलो, मेरी मम्मी वहीं रुकी है, मुझे बुला रही हैं। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि वो शब्द इतने सीधे सादे थे कि एक पल को लगा जैसे वो सच में अकेला बच्चा हो। मैंने कहा, तू यहां कैसे आया? वो बोला, मैं हमेशा यहीं रहता हूं, हर बार कोई आता है। मम्मी उसे बुलाती हैं, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। आप अच्छे हो, आप मेरी बात सुन रहे हो। मैंने बंटी की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने बच्चे से कहा, तू ट्रक में बैठना चाहता है? वो बोला, हाँ, पर मुझे सिर्फ पुल तक छोड़ दो, मम्मी वहीं होंगी। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं उसे बैठा लेता या फिर उसे वहीं छोड़ देता। लेकिन ना जाने क्यों मैं अब उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। जैसे उसकी आंखों में कुछ था जो सीधा दिल को चीरता था। मैंने ट्रक को थोड़ा और आगे बढ़ाया, पर जैसे ही हम पेड़ को पार करने लगे, ट्रक बंद हो गया। मैंने 2 बार स्टार्ट करने की कोशिश की, चाबी घुमाई, आवाज आई, लेकिन इंजन नहीं चला। बंटी अब बुरी तरह घबरा गया। भैया, ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। ट्रक तभी बंद हुआ जब हम उसे छोड़कर निकलने लगे। मैंने गुस्से में उतरकर सामने देखा। बच्चा अब भी वहीं बैठा था, लेकिन अब उसने हमें देखना बंद कर दिया था। वो फिर से सिर झुकाकर बैठ गया था। मैंने डैशबोर्ड से हनुमान जी की मूर्ति उठाई और बगल में रखे पानी की बोतल से थोड़ा पानी लिया, सिर पर छींटे मारे, ट्रक की चाबी घुमाई और इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने एक बार फिर मिरर में देखा। बच्चा अब वहां नहीं था। गया कहां? मैं खुद से बड़बड़ाया। बंटी डरते हुए बोला, भैया, कहीं वो ट्रक में तो नहीं आ गया? मैंने पीछे झांका। कुछ नहीं था, पर अब हमें यकीन हो गया था हम अकेले नहीं थे। ट्रक स्टार्ट होते ही मैंने बिना कुछ बोले एक्सीलरेटर दबाया और वहां से सीधे आगे बढ़ गया। अब कुछ भी सोचने का मन नहीं कर रहा था, ना उस बच्चे के बारे में, ना उसकी मम्मी के बारे में। बस एक ही ख्याल था, किसी तरह यह रास्ता खत्म हो। बंटी भी अब कुछ नहीं बोल रहा था। शायद उसकी हालत मेरी जैसी ही थी। सुनता सब कुछ था, लेकिन समझने से इनकार कर रहा था। करीब 20 मिनट हम खामोशी में चलते रहे। फिर एक जगह एक पुराना सुनसान मोड़ आया। वहां सड़क 2 तरफ जाती थी, लेकिन जीपीएस भी अब कुछ नहीं दिखा रहा था। मैंने ट्रक रोका। बंटी ने डरते हुए पूछा, भैया, अब क्या करें? मैंने कहा, चल उतर के देख लेते हैं, हो सकता है कोई बोर्ड या कोई निशान दिख जाए। हम दोनों नीचे उतरे। चारों तरफ सन्नाटा, बस दूर दूर तक कंटीली झाड़ियां, कुछ जले हुए पेड़ों के ठूंठ और एक टूटी फूटी सी चारदीवारी। लेकिन सबसे अजीब चीज, एक ड्रम पड़ा था, बिल्कुल सड़क के किनारे, जंग खाया, गंदा और ऊपर से खून के जैसे धब्बों से सना हुआ। मैंने बंटी की तरफ देखा। वो पीछे हट गया। मैंने ट्रक से टॉर्च निकाली और ड्रम की तरफ बढ़ा। ड्रम एकदम चुपचाप पड़ा था, लेकिन उस पर मक्खियों की भनभनाहट थी और आसपास से एक बहुत ही अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। मैंने ड्रम के पास जाकर उसकी ढक्कन नुमा सतह को हल्के से छुआ। जैसे ही हाथ लगाया, ड्रम हिला। मैं तुरंत पीछे हट गया। बंटी चिल्लाया, भैया मत छूइए, ये कोई सामान नहीं है, ये कुछ और है। मैंने कहा, हाँ, अब समझ में आ गया है। हम दोनों वापस ट्रक में बैठे
और मैंने बिना सोचे ट्रक स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक चला, पीछे से फिर आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज फिसल रही हो, गिर रही हो ट्रक के पिछले हिस्से से। बंटी ने सीधा होकर शीशे से झांकने की कोशिश की, फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, भैया सामान हिल रहा है। मैंने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और दूसरे से ट्रक के अंदर लगे मिड मिरर को एडजस्ट किया। जो मैंने देखा वो मुझे कुछ पल के लिए सुन्न कर गया। लकड़ी के फ्रेम जो रस्सी से कसकर बांधे गए थे, अब खुद ब खुद दाएं बाएं हो रहे थे, जैसे कोई उन्हें अंदर से धक्का मार रहा हो। बंटी पीछे हट गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भैया ये क्या हो रहा है? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। पर जितना ट्रक तेज होता उतना ही सामान जोर से टकराता, जैसे कोई अंदर फंसा हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अब मैंने भी साफ महसूस किया, कोई चीज ट्रक के अंदर है और वो बाहर निकलना चाहती है। मैंने डैशबोर्ड से फिर वो लाल कपड़े में बंधा हनुमान जी का सिंदूर निकाला और थोड़ा सा खिड़की के पास और केबिन के पीछे वाले कांच पर लगाया। जैसे ही वो सिंदूर मैंने उंगली से कांच पर लगाया, एक छाया झटके से दूर भागती दिखाई दी। बंटी चीख पड़ा, भैया देखो, भागा कोई। मैंने ट्रक नहीं रोका। अब मन बना लिया था, जब तक रास्ता खत्म नहीं होगा ट्रक रुकेगा नहीं। अब मैंने पीछे नहीं देखा। बंटी भी सिर झुकाकर बैठ गया, लेकिन ट्रक की बॉडी अब भी अंदर से सांस ले रही थी, धड़क रही थी, जैसे जिंदा हो गई हो। रात अब और भी गाढ़ी हो चुकी थी। घड़ी ने 5:20 दिखाया था, लेकिन आसमान में अभी भी अंधेरा वैसे ही छाया हुआ था जैसे किसी ने काली चादर तान दी हो। ट्रक अब एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर था। पिछले हिस्से से अब भी हल्के हल्के थक थक की आवाजें आ रही थीं, पर अब हम दोनों में से कोई भी पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बंटी बस चुपचाप बैठा था, आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ा रहा था, शायद राम नाम, शायद कोई प्रार्थना। और तभी सामने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। छोटा सा पत्थर का मंदिर जिसके ऊपर लाल झंडा बंधा हुआ था और सामने एक चबूतरे पर कोई बूढ़ा बाबा बैठा था, बिल्कुल सफेद दाढ़ी, सिर पर भगवा कपड़ा और आंखें बंद। पास में एक छोटा सा दीपक जल रहा था। वो दीपक इस भयंकर सन्नाटे में जैसे कोई उम्मीद की लौ जैसा लग रहा था। मैंने ट्रक रोका। बंटी बोला, भैया ये तो इंसान लग रहा है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, पर अब कोई भरोसा नहीं। हम दोनों ट्रक से उतरे। डर तो तब भी था, लेकिन उस मंदिर के पास पहुंचते ही अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, अब डरने की जरूरत नहीं। बाबा अब भी आंखें बंद किए बैठे थे। मैंने धीरे से कहा, बाबा हमारी मदद करो, हम बहुत मुश्किल में हैं। बिना आंखें खोले उन्होंने कहा, पुल से आए हो? मैं चौंक गया। बंटी कांपने लगा। मैंने कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता? बाबा धीरे से बोले, जो वहां से गुजरता है वो खाली नहीं आता, कुछ ना कुछ साथ लाता है। मैंने कहा, हमने किसी को लिफ्ट दी थी, एक औरत, फिर एक बच्चा, फिर सामान हिलने लगा। अब क्या करें बाबा? बाबा ने धीरे से आंखें खोली और पहली बार उनकी आंखों में देखकर ऐसा लगा जैसे सैकड़ों साल की थकावट वहां जमा हो। वो बोले, जो पीछे बैठ चुका है उसे अब उतारना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन अगर जिंदा रहना है तो एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, क्या? उन्होंने धीरे से उंगली उठाई और बोले, आज सूरज उगने तक एक बार भी पीछे मत देखना। चाहे कोई भी आवाज आए, कोई भी पुकारे, पीछे मत देखना, वरना तुम वहीं रह जाओगे जहां से निकलने की कोशिश कर रहे हो। मैं और बंटी अब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। बाबा फिर बोले, ट्रक के अगले शीशे पर सिंदूर का एक गोला बना दो और भीतर हनुमान जी का नाम लो। जितना तेज बोल सको उतना बोलो, क्योंकि जो साथ आया है वो अब तुम्हारे भीतर उतरने की कोशिश करेगा। मैंने बिना एक शब्द बोले बाबा के सामने हाथ जोड़े। उन्होंने हमें एक छोटी सी पुड़िया दी। सिंदूर है असली, इससे जो दिखेगा वो झूठ नहीं होगा और जो नहीं दिखेगा वही सबसे खतरनाक है। हम दोनों ट्रक में वापस लौटे। मैंने डैशबोर्ड से हनुमान जी की मूर्ति निकाली और बाबा की दी हुई पुड़िया से शीशे पर एक गोल घेरा बना दिया। बंटी अब भी कांप रहा था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। अब अगला रास्ता सीधा था, लेकिन बाबा की बात अब तक दिल में गूंज रही थी, एक बार भी पीछे मत देखना। और जैसे ही ट्रक ने रास्ता पकड़ा, पीछे से आवाज आई, बापू मुझे छोड़ क्यों दिया? बंटी ने आंखें फाड़कर मुझे देखा। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और आंखें सीधी सामने गाड़ दी।
भैया, मेरी मम्मी अंदर आ गई है, वो पीछे बैठी है भैया। बंटी की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने एक शब्द नहीं कहा, बस हनुमान चालीसा के शब्द धीरे धीरे बोलने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब ट्रक में एक अजीब हलचल शुरू हो चुकी थी। हवा भारी हो गई थी। शीशे के पीछे से साया इधर उधर भागने लगा था, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। हम दोनों बिना एक शब्द बोले, बिना एक पल के लिए पीछे देखे ट्रक को आगे बढ़ाते रहे। बंटी के होंठ अब भी हनुमान चालीसा के शब्द बुदबुदा रहे थे और मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर इतनी टाइट जकड़ी थीं कि अब दर्द होने लगा था। सूरज अभी नहीं निकला था, लेकिन पूरब का कोना अब हल्का नीला होने लगा था। बाबा की बात याद आई, जिंदा रहना है तो सूरज उगने तक पीछे मत देखना। हम दोनों का बस यही मकसद था, सूरज उग जाए, बस उग जाए। और फिर करीब 5:56 पर एक हल्की सी सुनहरी किरण ट्रक के फ्रंट शीशे पर पड़ी। बंटी चिल्लाया, भैया देखो सूरज। मैंने भी ट्रक रोका। हम दोनों उतरकर सामने देखने लगे। धुंध अब भी थी, लेकिन आसमान में ऊपर से सूरज की पहली हल्की रेखा फूट चुकी थी। मेरे अंदर जैसे कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। बंटी मेरे गले लग गया, कांपते हुए बोला, भैया बच गए क्या? मैंने कहा, पता नहीं बेटा, पर अभी जिंदा हैं, बस यही बहुत है। हमने चारों तरफ नजर घुमाई। अब सड़क का किनारा खुला दिख रहा था और सामने कुछ दूर पर एक खाली मैदान दिखा। उस मैदान में एक जली हुई पुरानी झोपड़ी थी, टूटे हुए खंभे, आधा गिरा हुआ छप्पर और दीवारें जो आग में काली हो चुकी थीं। मैंने बंटी से कहा, चल चल के देख लें, कौन जाने ये भी कोई निशानी हो। हम दोनों धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़े। पास पहुंचते ही एक जली हुई लकड़ी की तेज गंध हमारे नथुनों से टकराई। झोपड़ी का दरवाजा अध खुला था। अंदर झांकने पर दिखा एक टूटा पलंग, कुछ अधजली किताबें और दीवार पर एक धुंधला सा चित्र। मैंने ध्यान से देखा। वो चित्र एक औरत और बच्चे का था। चेहरे साफ नहीं थे, लेकिन हाथ में वही पोटली जैसी चीज थी जो उस औरत के पास थी, और बच्चा भी वही उम्र, 5-6 साल। बंटी पीछे हट गया। भैया ये तो वही है, मैंने कहा। हाँ, शायद यही उनका घर था। अब बात धीरे धीरे साफ हो रही थी। जो औरत हमने देखा और जो बच्चा उस नीम के पेड़ के नीचे मिला, शायद वो कभी यहीं रहते थे, शायद इस झोपड़ी में, और शायद किसी हादसे में, आग या दंगे में ये दोनों यहीं जल गए थे। अब जो कुछ हमारे साथ हो रहा था वो कोई भूत या तमाशा नहीं था। ये किसी की अधूरी कहानी थी। कोई ऐसी आत्मा जो चाहती थी कि कोई उसकी बात सुने, उसका दर्द समझे। बंटी की आंखों में आंसू थे। बोला, भैया हमने इनसे माफी भी नहीं मांगी। मैंने सिर झुकाया और वहीं झोपड़ी के बाहर एक पत्थर पर बैठकर धीरे धीरे कहा, अगर तुम सच में हो और हमारे साथ हो तो हमसे जो हुआ अनजाने में हुआ, माफ कर देना। कुछ पल के लिए हवा ठहर गई। धूप अब पूरी तरह झोपड़ी पर पड़ रही थी और उसी वक्त झोपड़ी के दरवाजे के पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, अब सब खत्म हो गया। हम दोनों चौंक कर पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस वो चित्र अब साफ दिख रहा था। झोपड़ी के सामने कुछ मिनट हम चुपचाप बैठे रहे। ना कोई बात, ना कोई सवाल, बस सूरज की रोशनी धीरे धीरे हमारे चेहरों को छूती रही और मन में जैसे कोई बोझ हल्का होता चला गया। बंटी की आंखें अब भी लाल थीं। पूरी रात वो जागा भी था और जो कुछ देखा वो कोई हजम करने लायक चीज नहीं थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। चल बेटा, अब वापसी की सोचते हैं। जितना सहा है उतना काफी है। वो चुपचाप सिर हिलाया। हम दोनों वापस ट्रक में बैठे। इस बार ट्रक एकदम शांत था। कोई ठक ठक, कोई सरसराहट नहीं। जैसे वो साया जो साथ आया था अब जा चुका था। हमने धीरे धीरे वापसी का रास्ता पकड़ लिया। करीब आधा घंटा ट्रक चलने के बाद हम फिर उसी पुराने मोड़ के पास पहुंचे। वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था, वही ढाबे वाला इलाका। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सड़क के किनारे एक सरकारी बोर्ड लगा था, बड़ा सा नीला बोर्ड जिस पर पीले रंग से कुछ लिखा था। मैंने ट्रक रोका। बोर्ड पर लिखा था, सरकारी सूचना, इस क्षेत्र में 1984 में दंगे के दौरान पूरी बस्ती जलकर नष्ट हो गई थी। सुरक्षा कारणों से रात्रि में यहां रुकना मना है। किसी प्रकार की असामान्य गतिविधि की सूचना पुलिस को दें। मैंने पढ़कर बंटी की तरफ देखा। उसकी आंखें फिर से भर आईं। भैया, तो वो सब जो हमने देखा, जो उस झोपड़ी में मिला,
वो सब सच्चा था। मैंने कुछ नहीं कहा। बोर्ड के नीचे पुराने फोटोज लगे थे। एक तस्वीर में जली हुई सड़कें, एक में औरत की चप्पल, एक में बच्चा जो गोद में था किसी के, लेकिन सब अधजले। और आखिरी तस्वीर उसी झोपड़ी की थी जहां हम अभी अभी से आए थे। उस फोटो के नीचे लिखा था, यहां मां और बेटा दोनों के शव एक साथ मिले थे। अब यह इलाका वीरान घोषित है। मैंने धीरे से बोर्ड को हाथ लगाया और एक पल के लिए लगा जैसे किसी ने मेरी उंगली को हल्के से छुआ। मैंने चुपचाप ट्रक स्टार्ट किया। बंटी बोला, भैया हम किसी और की अधूरी कहानी में शामिल हो गए थे। मैंने कहा, हाँ बेटा, लेकिन शायद इसलिए कि कोई उसे सुने और वो चैन पा सके। अब रास्ता खुला था। ट्रक अपनी सामान्य रफ्तार से दौड़ रहा था, लेकिन मेरे मन में अब भी एक अजीब सी गूंज थी, जैसे किसी ने कहा हो, अब सब खत्म हो गया। करीब दोपहर के 12 बज रहे थे जब हमने लुधियाना डिपो की सीमा पार की। हम दोनों की आंखें लाल थीं, शरीर थक चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा थकी थी हमारी आत्मा। ट्रक अब एकदम शांत था, जैसे वो भी जान चुका था कि अब सफर पूरा हो गया है। मैंने गाड़ी सीधी डिपो के अंदर पार्क की और चाबी निकालकर जेब में डाली। बंटी बिना कुछ बोले नीचे उतरा और वहीं बेंच पर जाकर बैठ गया, जैसे वो अब किसी से बात करने लायक नहीं बचा। मालिक का बेटा बाहर ही खड़ा था। हमें देखकर बोला, अरे वाह, जल्दी लौट आए, कोई परेशानी तो नहीं हुई ना रास्ते में? मैंने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, बस रास्ता थोड़ा अलग निकला। वो मुस्कुराकर बोला, अबे तू भी ना हर बात को कहानी बना देता है। मैंने चाबी उसकी तरफ बढ़ाई। ले पकड़, अब इस ट्रक को 2 दिन मत चलाना, बहुत थक गया है। वो चौंक कर बोला, क्या हुआ, ज्यादा लोड था क्या? मैंने कहा, लोड नहीं, रास्ता भारी था। तभी पीछे से वही पुराना ड्राइवर हरनाम सिंह आया, जिसकी उम्र अब रिटायरमेंट के करीब थी। उसने हमें देखकर आंखें संकरी की। कौन सा रूट पकड़ा था? मालिक का बेटा बोला, वही उधमपुर वाला, शॉर्टकट से भेजा था, पुल पार करके। हरनाम सिंह की आंखें फैल गईं। वो धीरे से बोला, ओ ये तू पागल है क्या, उस रूट पे भेज दिया? मैंने उसकी तरफ देखा। तू जानता है उस रूट के बारे में? वो बोला, जानता हूं भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। 1998 में उस रूट पर जो ड्राइवर गया था, राजबीर नाम था उसका, वो नहीं लौटा। ट्रक मिला जली हुई झोपड़ी के पास और अंदर सिर्फ सिंदूर से लिखा था, माफ करना। मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे हिल गई। मैंने धीरे से पूछा, फिर? वो बोला, फिर उस रूट को बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग जीपीएस देख के दोबारा चलने लगते हैं, पर जो भी उस रास्ते से गया है वो कुछ ना कुछ छोड़ आया है वहां। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बंटी की तरफ देखा। वो अब भी बेंच पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें अब मुझे घूर रही थीं, जैसे पूछ रही हूं, क्या हम भी कुछ छोड़ आए हैं वहां? हरनाम सिंह धीरे से बोला, तेरे ट्रक की बॉडी पर सिंदूर का गोला है, ये तूने खुद बनाया या किसी बाबा ने? मैंने चुपचाप सिर हिलाया। बाबा ने कहा था पीछे मत देखना, हरनाम बोला। सही कहा था, नहीं तो तू भी कहानी बन जाता। मैंने चाबी मालिक के बेटे को दी। इस ट्रक को धोना मत, 3 दिन यहीं खड़ा रहने दे और कोई इसे छुए भी मत। वो हंस पड़ा। अरे परस भाई, डरने लगे क्या? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं डरता नहीं, मैं अब समझ गया हूं कि डर कहां से शुरू होता है। डिपो से लौटकर मैं सीधा अपने कमरे चला आया था। बीवी ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर एक पल को चौंक गई। क्या हुआ जी, चेहरा काला कैसे हो गया? मैंने सिर्फ इतना कहा, बहुत लंबा सफर था, थका हुआ हूं। वो कुछ और पूछने वाली थी, लेकिन मेरी हालत देखकर चुप हो गई। खाना परोसा और मुझे बिस्तर पर सुला दिया। मैं लेटा, लेकिन आंख नहीं लग रही थी। सिर में भारीपन था और दिल में कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था, जैसे कुछ छूट गया हो या फिर कुछ साथ ही आ गया हो। करीब रात के 12:30 बजे मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन देखी, बंटी का कॉल। मैंने कॉल उठाया। हाँ बेटा, सब ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ से सन्नाटा। मैंने दोबारा पूछा, बंटी, आवाज क्यों नहीं आ रही? तभी बंटी की धीमी आवाज आई, भैया आप ट्रक को देख लो एक बार। मैं चौंक गया। वाह, क्यों, क्या हुआ? वो बोला, मैं सो नहीं पा रहा। मेरे सपने में बार बार ट्रक आता है और उसमें से कोई औरत मुझे बुला रही है, कहती है, बोलना बेटा, अब क्यों चुप हो गया? मेरी सांस अटक गई। मैंने खुद को समझाते हुए कहा, देख बेटा,
जो हुआ वो एक बुरा सपना था। अब हम उससे बाहर आ चुके हैं। बंटी ने कुछ देर चुप रहकर फिर कहा, भैया, आज शाम को मैं ट्रक के पास गया था। मालिक ने उसे दूसरी जगह शिफ्ट करवाया था। मैंने पूछा, फिर? वो बोला, ट्रक की पिछली बॉडी के अंदर से हाथ की छाप दिख रही थी, सिंदूर से बनी हुई, और अंदर से किसी ने खरोंच कर लिखा था, मेरा बेटा कहाँ है? मेरे हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। अब मेरे दिमाग में वो बच्चा घूमने लगा, नीम के पेड़ के नीचे बैठा, सिर झुकाए हुए, और फिर वो औरत सफेद साड़ी में। मैंने खुद से कहा, यह तो खत्म हो चुका था, तो अब ये फिर क्यों? मैंने तुरंत बंटी से कहा, तू डिपो मत जा 2 दिन, और किसी को ट्रक को छूने मत देना। बंटी बोला, भैया, शायद हम उसे छोड़ तो आए, लेकिन वो हमें छोड़कर नहीं गई। उसकी बात सुनकर मेरा पूरा शरीर सिहर गया। उस रात मैं सोया नहीं। सुबह होते ही मैं फिर डिपो गया। ट्रक वहीं खड़ा था, धूल से ढका, लेकिन एक अजीब सी ऊर्जा अब भी उसके चारों तरफ महसूस हो रही थी। मैंने धीरे से ट्रक के पिछले दरवाजे के हैंडल को छुआ। ठंडा था, बिल्कुल बर्फ जैसा। और फिर उस दरवाजे पर उंगली से लिखा दिखा, कहानी तो सुनी मगर दर्द नहीं समझा। अब मैं समझ चुका था, कुछ कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां पूरी जिंदगी के लिए बोझ बन जाती हैं। मैंने ट्रक की चाबी वहीं जमीन पर रख दी और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उस दिन के बाद मैंने वो ट्रक कभी नहीं चलाया। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। कृष्णा भुजेल भाई इंडिया से, अनिल चौहान भाई बिहार से, संजय कुमार भाई दिल्ली से, चांद अली खान भाई हरियाणा से, समीम भाई हैदराबाद से, अजय अग्रवाल भाई उत्तर प्रदेश से, बालास्वेर भाई ओडिशा से, सैफली भाई झारखंड से, बिमल भाई नेपाल से, शकील भाई जम्मू कश्मीर से, अफरोज भाई मुंबई से, विशाल भाई मुंबई से, अमित जाटव भाई आजमगढ़ से, तलवंडी भाई पंजाब से, साहिल खान भाई नागपुर महाराष्ट्र से, मंसूर भाई वेस्ट बंगाल से, कृति भाई ओडिशा से, तौसिफली भाई बिहार से, विवेक भाई दुबई से, अशोक भाई नेपाल से, स्मार्टी रोहन सिंह भाई इंडिया से, अंकुल भाई बीसलपुर से, करीना क्वीन पौरी घरवाल उत्तराखंड से, विशाल विस्टा भाई नेपाल से, रंजना कुलदीप भाई अबोहर से, मुराद खान भाई इंडिया से, किरण दास वेस्ट बंगाल से, सक्षम भगत भाई पंजाब से, वसीम अहमद नागपुर महाराष्ट्र से, आफताब आलम खान भाई इंडिया से, आमिर भाई नेपाल से, हरीश भाई कर्नाटक से, रिम्बाटो मरिंग भाई मेघालय से, शब्बीर हुसैन सऊदी से, आजाद आलम भाई झारखंड से, अंकित भाई दिल्ली से, राजू भाई सूरत गुजरात से, माफिया भाई इंडिया से, सुशील भट्ट क्षेत्री भाई काठमांडू नेपाल से, नितेश बाबू इंडिया से, विवेक जाट भाई उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद साहिल भाई उत्तर प्रदेश से, विकास भक्ति भाई असम से, कदीर अहमद आजाद भाई कश्मीर पाकिस्तान से, सुनील राम भाई अनूपगढ़ से, अजीत भाई सिक्किम से, महेश राज भाई कानपुर से, दुलाप मेचे भाई नेपाल से, गजेंद्र गिरी भाई फिनलैंड से, भाई निखिल अस्थाना भाई कानपुर से, नदीम खान भाई ढाका बांग्लादेश से, रिंकू भाई ओडिशा से, देवेश भाई मुजफ्फरपुर से, गुरदीप भाई इंडिया से, अशोक भाई ओडिशा कथतपुर से, राजेश सिंह भाई उत्तराखंड से, मोहम्मद नुरेन खान भाई बिहार से, कौंग कान भाई असम से, विपिन भाई बुलंदशहर से, संत बहादुर भाई इंडिया से, श्रेय चौहान रुड़की से, सचिन कुमार हरिद्वार उत्तराखंड से, नवाब अली भाई दिल्ली से, विकास जोशी भाई नेपाल काठमांडू से, सुनीता मालिक मध्य प्रदेश से, मोहम्मद टाबरक भाई इंडिया से, तुषार भाई इंडिया से, दीपक भाई त्रिलोकपुरी से, सानू भाई बिहार से, परवीन भाई ओडिशा से, आस्था बरेली से, सुल्तान खान भाई असम से, मोहम्मद वसीम भाई सीतापुर उत्तर प्रदेश से, आश्विन भाई इंडिया से, अंकुश बंसल भाई आगरा से, सनी भाई तारानगर से, मिलन भाई सिक्किम से, सुनील जाट भाई इंडिया से, कार्तिक भाई अरुणाचल प्रदेश से, कोमल भाई राजस्थान से, कृष्णा भाई गाजियाबाद से, एमडीए नासिर भाई चेन्नई से, अनिल भाई इंडिया से, सागर सोलंकी राजकोट से, शाहीन भाई दिल्ली से, दानिश जफर भाई बिहार से, अंकुर बंसल भाई उत्तर प्रदेश से, आर्यन अली भाई इंडिया से, निशा छेत्री असम से, विकास द्विवेदी भाई इंदौर से, शिल्पा जी बिहार बरेली से, किरण दास खड़गपुर वेस्ट बंगाल से, रंजीत कुमार भाई मुंबई से, जेडी पनिका महासमुंद छत्तीसगढ़ से, गौतम भाई असम से, गणेश कंडेल भाई नेपाल से, मैनी भाई कोटा राजस्थान से, माया शर्मा मौर्याटिस से,
शंकर भाई राजस्थान से, कृष्णा भाई लुधियाना से, जसबीर सिंह सिंधु भाई बिहार से, अलिक दास जलपगुड़ी से, शाहरुख खान हसनपुर उत्तर प्रदेश से, सूरज पासवान भाई झांझा से, पार्वती सैनी फरीदाबाद से, धनराज हैखद्दे नागपुर महाराष्ट्र से, बबुनी सेनापति ओडिशा से, खुशबू प्रजापति राजस्थान से, शिवम गुप्ता भाई आजमगढ़ से, निहारिका संबालपुर ओडिशा से, सूरज भाई मोरियाटिस से, हैरी गुजर भाई दिल्ली से, गुड्डा भाई सहरसा बिहार से, मनु भाई जफराबाद से, मोहन ठाकुर भाई नेपाल से, विक्की भाई दिल्ली से, सुनील भाई चंडीगढ़ से, विक्रम ठाकुर कबीरधाम छत्तीसगढ़ से, हरिकिशन सक्सेना भाई हाथरस से, रितेश उबाले भाई नासिक से, सुखप्रीत सिंह जालंधर पंजाब से, कृष्णा भाई गाजियाबाद से, अजय भाई इंडिया से, शत्रु मार्टिन भाई अरुणाचल प्रदेश से, कृणाल भगत भाई महाराष्ट्र से, विनेश कुमार भाई हाथरस से, कमलेश भाई महाराष्ट्र से, सुब्रात दास भाई ओडिशा से, दीप छेत्री भाई कोलकाता से, आरव फिरोजपुर से, उत्तम हलदार भाई नोएडा उत्तर प्रदेश से, कुणाल राव भाई उदयपुर राजस्थान से, अक्षय भाई देहरादून से, आसिफ भाई कराची पाकिस्तान से, सुखजीत सिंह और गुरमंत सिंह फिरोजपुर पंजाब से, मितेश भाई गुजरात से, सीताराम भाई नेपाल से, मंतोष पासवान भाई इंडिया से, संतोष भाई शेम्बल से, आशीष शेरपा भाई नेपाल से, चंदबाबू राजस्थान से, मोहम्मद आमिर भाई कोलकाता से, रविकाव्या विनायक भाई पंजाब से, अजुल हसन भाई गोरखपुर से, आफताब भाई माडोसा से, मिठू शाह भाई सिलीगुड़ी से, आजाद भाई झारखंड से, मोहम्मद सांबे भाई मुस्कट ओमान से, दिनेश चौहान बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, बबीता मासी न्यू दिल्ली से, रवि त्रिपाठी लखनऊ से, परितोष भाई दरभंगा बिहार से, मिहिर शाह भाई अहमदाबाद गुजरात से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, हैदर अब्बास भाई लखनऊ से, रोशन भाई जम्मू कश्मीर से, शंकर पासवान भाई अंसोल से, मंटू अग्रवाल भाई गुवाहाटी असम से, अमित पवार भाई बारामती से, दीपक भाई सहरसा से, प्रदीप चौहान भाई शिमला से, सोमबा भाई नागालैंड से, फारूक भाई तेलंगाना से, मोहन भाई नेपाल से, विजय भलावी भाई महाराष्ट्र से, नागेश गोरे भाई हैदराबाद से, विश्वादीप घोष भाई माथाभंगा से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, रवि जायसवाल भाई सोनभद्र से, वाजिद भाई पाकिस्तान से, सोहम भाई चंडीगढ़ से, प्रदीप भाई शिमला से, आकाश एक्का भाई इंडिया से, स्मृति रंजन ओडिशा से, राणुगिरी दुबई से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।